अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। कल के लेक्चर में हमने टॉर्क का टॉपिक स्टार्ट किया था और टॉर्क के टॉपिक में जो जो चीज़ें हमने कवर की थी, सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी थी कि टॉर्क क्या होता है। फिर हमने उसकी एग्जांपल्स हमने देखी, ठीक है। एग्जांपल्स के बाद हमने एक्सप्लेनेशन देखी। एक्सप्लेनेशन में हमने देखा था कि हमने 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला था रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी हमने कल पढ़ लिया। दूसरी चीज़ थी एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि आज हम पढ़ेंगे। और थर्ड चीज़ थी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्लेनेशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने रिजिड बॉडी पढ़ लिया था, आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब स्टूडेंट्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसी लाइन होती है जिसके गिर्द एक बॉडी जो मूव कर रही होती है, उसके तमाम पार्टिकल्स उस बॉडी के गिर्द मूव कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, कहने का क्या मकसद है? ये देखें, ये आपके पास लेट्स सपोज मार्कर है, ठीक है। ये आपके सामने एक मार्कर है, ठीक है। अब अगर मैं इस मार्कर के कैप को घुमा रही हूँ, ठीक है, तो ये जो मार्कर के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक लाइन के गिर्द, एक पॉइंट के गिर्द घूम रहे हैं। और वो लाइन या वो जो पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट या लाइन है? वो ये सेंट्रल पॉइंट है। और ये पूरी जो नीचे तक जो लाइन बनेगी, उस लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। एक बॉडी जो है, रिजिड बॉडी, एक लाइन के गिर्द घूम रही होती है, ठीक है। और वो फॉर एग्जांपल ये बॉडी थी, ये मार्कर का कैप था, इसको हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, वो इस पॉइंट के गिर्द घूम रही है। अब ये जो सारे पार्टिकल्स हैं, बॉडी रिजिड बॉडी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, सारे पार्टिकल्स इस पॉइंट के गिर्द घूम रहे हैं, इस पॉइंट के गिर्द। तो इस पॉइंट या इस लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसकी आप डेफिनेशन बुक से देख लें। कंसीडर अ रिजिड बॉडी, फर्ज करें कि एक रिजिड बॉडी है, रोटेटिंग अबाउट अ लाइन, जो एक लाइन में रोटेट कर रही है। द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन सर्कल्स विद देयर सेंटर ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन। एक जिस्म के तमाम जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से मूव करते हैं कि उस जिस्म के तमाम पार्टिकल्स जो है वो उस लाइन के गिर्द सर्कल करें। दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। इस लाइन को, उस जिस्म का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। अच्छा, तो बच्चों नेक्स्ट है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है? ऐसी लाइन, द लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट्स। स्टूडेंट्स, ऐसी लाइन जिस पे फोर्स लगाई जाती है, उस लाइन को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? ये देखें, आप अपनी बुक में देखें, लेट्स सपोज कि ये दरवाज़ा खोलने के लिए फोर्स लगाई जा रही है। फोर्स की डायरेक्शन क्या है? फोर्स की डायरेक्शन इस तरह है, ये इस तरफ। अगर मैं इस तरफ दरवाजे को खींच रही हूँ, ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, तो इस लाइन को, जिस लाइन पे फोर्स लगाई जाएगी, उस लाइन को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहा जाता है, ठीक है। इसकी आपने सिंपली डेफिनेशन याद कर लेनी है। हमने यहाँ तक कर ली है, अब आपने ये सारा छोड़ देना। ये फैक्टर्स हैं, ये मैं आपको खुद करवाती हूँ। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी। द लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ऐसी लाइन जिस लाइन के पे फोर्स लगती है, उस लाइन को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहा जाता है। अच्छा, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी, एग्जांपल्स देखी। अब हम अपनी एक्सप्लेनेशन के तीनों पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके हैं, रिजिड बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग थी वो थी फैक्टर्स। तो अब स्टूडेंट्स हम जो स्टार्ट करेंगे वो टॉर्क के फैक्टर्स यानी टॉर्क के अवामिल जो हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। टॉर्क
के मैंने आपको बताया था 2 फैक्टर्स हैं। पहला जो था वो था फोर्स, सेकंड जो था वो था मोमेंट आर्म। अच्छा, तो स्टूडेंट्स पहले हम फैक्टर पढ़ते हैं फोर्स। अब आप मुझे बताएं, लेट्स सपोज कि एक बॉडी है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं, एक स्पैनर है, रेंच जिसे कहते हैं, आप पेच वगैरह खोलने के लिए और कसने के लिए यूज़ करते हैं, टाइट करने के लिए, लूज़ करने के लिए। अब अगर आप उस पर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, अगर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसका क्या मतलब है कि फोर्स का टॉर्क के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, टॉर्क का बच्चों सिंबल होता है इस तरीके से ये टॉर्क की अलामत है। तो टॉर्क जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये देखें, ये मार्कर है, मैं ये हल्की हल्की फोर्स लगा रही हूँ, तो ये मार्कर में जो टॉर्क है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब टर्निंग इफेक्ट कम पैदा हो रहा है। लेकिन मैं तेज़ तेज़ लगाऊंगी तो ये देखें, ये टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतना टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसमें आप लिखेंगे द फोर्स हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विथ टॉर्क। फोर्स का टॉर्क के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतना टॉर्क ज़्यादा होगा, जितनी फोर्स कम होगी उतना टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा। स्टूडेंट्स, ये आपने बुक से नहीं ये वाला पॉइंट करना, ये बहुत लंबा लिखा है, मैंने इसको शॉर्ट सा करके नोट्स में ऐड कर दी। इंशाल्लाह मैं आपको नोट्स आज ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगी। तो आपने ये टॉपिक पूरा टॉर्क का आपने अपने नोट्स से तैयार करना है। ये हो गया पहला फैक्टर फोर्स। दूसरा फैक्टर है मोमेंट आर्म। अब मोमेंट आर्म का इसके साथ क्या रिलेशन है ये बताने से पहले आपको वैसे पता होना चाहिए मोमेंट आर्म क्या है, बिकॉज इट इज़ अ न्यू टर्म फॉर यू पीपल। अब ये जो मोमेंट आर्म है ये आपके लिए एक नई टर्म है। अब बच्चों मोमेंट आर्म क्या होता है? लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक दरवाज़ा है, ठीक है, ये डोर नोब है दरवाजे की। मैं इस पर स्टूडेंट्स फोर्स लगाती हूँ दरवाज़ा खोलने के लिए। इस तरफ मैंने दरवाज़ा खोला है, ये क्या है? इसके गिर्द दरवाज़ा घूमेगा। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। दरवाज़ा इसी के गिर्द घूमता है ना, हाफ सर्कल बनाता है। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। मैं फोर्स लगा रही हूँ इस जानिब। ये जो मार्कर है ये बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को जाहिर कर रहा है। मैं इस तरफ फोर्स लगाती हूँ, मैं इस तरह पकड़ के दरवाज़ा खोलती हूँ, तो ये क्या है? डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। स्टूडेंट, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो दरवाजे की लंबाई बन रही है इसको कहा जाएगा मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन और यहाँ पे जो लगनी है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन। तो मोमेंट आर्म जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये देखें, इसके दरमियान कितने का एंगल बन रहा है? 90 का। तो मोमेंट आर्म जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अमूदी फासला। किनके दरमियान अमूदी फासला है? बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मोमेंट आर्म एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियानी अमूदी फासले को मोमेंट आर्म कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, मोमेंट आर्म का भी आपने याद रखना है, जितना मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा उतना टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो मोमेंट आर्म को ना एल से जाहिर करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो टॉर्क जो है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोमेंट आर्म की स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशन बुक से करनी है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म। एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का दरमियानी अमूदी फासले को मोमेंट आर्म कहा जाता है। आगे आपने लिखना है इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एल। इसका इजहार एल से किया जाता है। फिर आप लिखेंगे, इधर एक लाइन लिखेंगे कि द टॉर्क ऑफ और मोमेंट ऑफ अ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एंड द मोमेंट आर्म एल। सॉरी, लॉन्गर यहाँ से ये जो लाइन है ना स्टूडेंट्स, ये वाली, ये फोर्स की है, ये मोमेंट आर्म की है।
तो देखें लोंगर इज द मोमेंट आर्म, अगर मोमेंट आर्म लंबा होगा, ग्रेटर इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स, तो मोमेंट ऑफ द फोर्स भी ज़्यादा होगा। मोमेंट ऑफ द फोर्स किसे कहते हैं? टॉर्क को। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि टॉर्क का फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये आपकी इक्वेशन 1 थी, आपने उसके साथ इक्वेशन 1 लिख देनी है फोर्स वाली हेडिंग के अंदर। और मोमेंट आर्म जब कंप्लीट करेंगे उसमें आपने टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट आर्म लिख के इक्वेशन नंबर 2 कर देनी है। अब आपने एंड पे लिखना है जब मोमेंट आर्म भी कंप्लीट हो जाएगा, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मसावात 1 और 2 को मिलाने से क्या होगा? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एफ एन। अब प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करके हम इक्वल लेकर आएंगे, ये हो जाएगा एफ एन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब टॉर्क का यूनिट क्या होगा? टॉर्क का यूनिट आपने याद रखना है, होता है न्यूटन मीटर। कैसे? देखें, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। सॉरी ये नज़र नहीं आ रहा था। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। किस तरीके से? क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, लेंथ का यूनिट मीटर है। तो अब आपको अगर एंड पे आप हेडिंग ऐड करेंगे SI यूनिट की, SI यूनिट में आप लिखेंगे कि न्यूटन मीटर जो है वो टॉर्क का SI यूनिट है। और टॉर्क न्यूटन मीटर कब होगा? जब किसी जिस्म पे 1 न्यूटन फोर्स लगे, ऐसा जिस्म जिसका जो मोमेंट आर्म है वो 1 मीटर हो, तो उस टॉर्क को हम न्यूटन मीटर कहते हैं। तो ये लास्ट पे आपकी नेक्स्ट पेज पे यूनिट की हेडिंग आ जाएगी, SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। टॉर्क का SI यूनिट न्यूटन मीटर है। A torque of 1 Newton meter is caused by a force of 1 Newton acting perpendicular to the moment arm 1 meter long। 1 न्यूटन मीटर एक ऐसा टॉर्क है जब 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर वाले मोमेंट आर्म पे लगे, तो तब जो पैदा होती है उसको 1 न्यूटन मीटर टॉर्क कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक टॉर्क का आपने पूरा बहुत अच्छे से तैयार करना है। पेपर में जैसे भी ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपने एज इट इज़ लिख देना, जिस तरीके से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।